नमस्कार। एलएलबी सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं, है ना? तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए एक बहुत ही असरदार क्विक रेफरेंस गाइड तैयार करने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर देखते हैं। तो ये है हमारा 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट। इसकी मदद से हम सबसे ज़रूरी टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच कहूं तो सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो एक संविदा आखिर होती क्या है? इसमें दो बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली, एक समझौता होना चाहिए, मतलब एक अग्रीमेंट, और दूसरी, वो अग्रीमेंट कानूनी तौर पे लागू करने लायक होना चाहिए, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। अच्छा, तो इस स्लाइड पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे जरूरी तत्व दिए गए हैं, जैसे कि एक सही ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट और एक कानूनी मकसद का होना। इनमें से अगर एक भी चीज कम हुई तो वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आता है, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। फ्रॉड यानी कपट, जानबूझकर किया गया धोखा है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी गलती है जो अनजाने में हो जाती है। बस इरादे का यही फर्क दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं माल विक्रय अधिनियम यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ और देखते हैं कि खरीदने और बेचने के जो नियम हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स पर ही कैसे बने हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्क को अच्छे से समझाती है। सेल में सामान की ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ये भविष्य में किसी तय शर्त के पूरा होने पर ट्रांसफर होती है। सोचिए, अगर खरीदार पैसे न दे तो क्या होगा? यहीं पर कानून सेलर को बचाने के लिए 3 अधिकार देता है। पहला है धारणाधिकार, यानी माल को अपने पास रखना, दूसरा है पारगमन में रोकना और तीसरा है माल को दोबारा बेच देना। ये नियम फेयरनेस बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं सबूत की। चलिए उन लैंडमार्क केसेस को समझते हैं जिनका एग्जाम में आना लगभग पक्का है। यही केस लॉज हैं जो हमारे जवाबों को मजबूती देते हैं। ये केस जनरल ऑफर की नींव है। जनरल ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया जाता है और कोई भी इसे स्वीकार कर सकता है। कोर्ट ने इस केस में ये फैसला सुनाया कि विज्ञापन में बताई गई शर्तों के हिसाब से स्मोक बॉल का इस्तेमाल करना ही उस ऑफर की एक्सेप्टेंस थी और इसी वजह से कंपनी का वादा एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगला केस एक क्लासिक है। ये केस एक माइनर के कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। ये एक्ट के सेक्शन 11 का बेस है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि किसी माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट शुरू से ही एब्सोल्युटली वॉइड यानी पूरी तरह से शून्य होता है। ये सिर्फ वॉइडेबल नहीं होता, जिसका मतलब है कि इसे बाद में सही भी नहीं ठहराया जा सकता। चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि एक ऐसा बेहतरीन जवाब कैसे लिखा जाए जो सबसे ज्यादा नंबर दिला सके। एक शानदार जवाब लिखने के लिए हमेशा लीगल डेफिनेशन से शुरुआत करें, साथ में उससे जुड़ा सेक्शन नंबर जरूर लिखें और अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कम से कम एक केस लॉ का उदाहरण तो जरूर दें। ये स्ट्रक्चर्ड तरीका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर डालता है। और आखिर में ये रही मास्टर लिस्ट। अगर कुछ और याद नहीं भी रहे तो इन मेन सेक्शंस को जरूर याद कर ले। ये आपके जवाबों को एक अथॉरिटी और गहराई देंगे और अच्छे नंबर लाने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। इसे अपने लास्ट मिनट की तैयारी का हिस्सा जरूर बनाएगा। तो ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है। हमने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को तो देख लिया, लेकिन कानून एक सोशल प्रॉमिस जैसे किसी को डिनर पर बुलाना और एक कानूनी रूप से बाइंडिंग एग्रीमेंट के बीच लाइन कहाँ खींचता है? इस पर जरूर सोचिएगा।